तो भजनलाल सरकार इन दिनों राजस्थान के बजट में जुटी हुई है और मुख्यमंत्री भजनलाल ने पूरे प्रदेश में अलग अलग वर्गों से बजट पर सुझाव लिए हैं। मैं अभी हूं राजस्थान चैम्बर के कार्यालय पे। राजस्थान चैम्बर के बारे में मैं बता दूं कि राजस्थान चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये राजस्थान के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित उद्योग और व्यापारिक संगठनों में से एक है, जिसके सुझावों पर सरकार हमेशा गंभीरता से विचार करती है। बजट के साथ साथ और भी औद्योगिक और व्यापारिक विकास की जो रीति नीति नियम कानून जो बनाए जाते हैं उन सब पर यहाँ विचार होता है, मंथन होता है, सरकार को सुझाव दिए जाते हैं। तो यहाँ जो राजस्थान चैम्बर में आप जो प्रतिनिधि देखेंगे ये अपने आप में अलग अलग संस्थाओं के को लीड करने वाले लोग भी हैं इसमें, जो यहाँ एक तरह से यहाँ आकर ये संगम होता है राजस्थान चैम्बर में, जो अपने अपने अलग अलग एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व करने वाले ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। प्रमुख लोग हैं, बड़े जो एसोसिएशन है उनको लीड करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं राजस्थान की उसमें कैसा बजट होना चाहिए। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्र और राज्य में दोनों नई सरकारें हैं। हालांकि ये लगातार 3-0 है उनका, मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है, लेकिन यहाँ नई सरकार है। लेकिन डबल इंजन की सरकार किस तरह से राजस्थान के विकास में अब अपनी भूमिका निभाएगी और ये बजट यहाँ भजनलाल सरकार के विजन का एक तरह से रोड मैप होगा। और अब इस हमारे पैनल को ज्वाइन किया है जो आरसीसीआई के अध्यक्ष हैं डॉक्टर KL जैन, जो इसको यहाँ अगर औद्योगिक संगठनों में के पितामह कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और इनके पास ये अपने आप में पूरी लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी है। तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। जैन साहब, क्योंकि एक तो डबल इंजन सरकार है लेकिन यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार का ये पहला बजट होगा और इसमें पूरे 5 साल का विजन की उम्मीद जनता कर रही है। किस तरह का बजट होना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों में जैन साहब? जैसा ट्रेंड है इकोनॉमी का, देश की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में $5 मिलियन की और अग्रसर होने की जो योजना है उसके अंतर्गत उसी अनुरूप राजस्थान का जो बजट आने वाला है भजनलाल जी सरकार का, जो पूरा बजट आएगा ये भी 5 साल का दिग्दर्शन देने वाला बजट होगा। जहाँ तक समझते हैं लोक लुभावन बजट आना चाहिए, क्योंकि अभी 5 असेंबली के चुनाव उपचुनाव होने वाले हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए ये बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला इसको समर्पित होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहने की संभावना है। और जहाँ तक उद्योग का सवाल है, उद्योग और व्यापार का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सोच रही है इन्वेस्टमेंट समिट लाने के लिए। इस हेतु निश्चित तौर पर इंडस्ट्री को भी रियायत देने के बारे में, इसके बारे में बजट की संभावनाएं हो सकती हैं। इसमें खासकर स्टाम्प ड्यूटी में कमी होने की हम महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से स्टाम्प ड्यूटी का मसला चल रहा है। इसी प्रकार किसान को ज़्यादा इनकम हो, इस हेतु भंडारण की व्यवस्था, वेयर हाउस, इसके बारे में भी बजट के अंदर उल्लेख होना ज़रूरी है। जहाँ तक इंडस्ट्री के उस समिट के ध्यान में रखते हैं, जो सरकार का ये सोच है कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट का, उस हिसाब से भी मेरे ख्याल से नए इंडस्ट्रियल एरिया जो बनेंगे शायद इसी आधार के ऊपर बनने वाले हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए और टूरिज़्म को बूस्ट देने के लिए टूरिज़्म बोर्ड बनने की संभावना भी शायद इस बजट में हो सकती है। उसी अनुरूप निर्यात के संबंध में जो एक्सपोर्ट पॉलिसी आई है उसमें और उसको रिविजिट करके उसको ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। जैन साहब, मैं और मुद्दे पे आपके पास फिर से आऊँगा, और भी सदस्य हैं, इनसे थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं। आत्माराम गुप्ता जी है, 40 के पूर्व अध्यक्ष हैं, ARG बड़ा ग्रुप है रियल एस्टेट का, उसको प्रतिनिधित्व करते हैं।
आत्माराम जी, खासतौर से रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सेक्टर इसलिए है कि करीब करीब 300 और जो एंसिलरीज है, दूसरी इंडस्ट्रीज है, उसको बूस्ट मिलता है रियल एस्टेट अगर आगे चलता है। तो अभी व्यवधान कौन कौन से हैं और सरकार इनको कैसे समाधान कर सकती है अपने बजट में? देखिए, सरकार अभी पूरा पॉजिटिव है अच्छे कदम उठाने के लिए। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के सामने चैलेंजेज हैं जो वर्तमान में जो परिणाम आए हैं उनको देखते हुए, चुनाव के परिणाम से केंद्र सरकार को इसमें जो हाउसिंग फॉर ऑल एक मेन मिशन है, मोदी जी का मिशन है कि हर व्यक्ति को घर अपना होना चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं। जो टारगेट था वो टारगेट पहले भी पूरा नहीं हुआ, और अब आगे जो सरकार अब प्रयास कर रही है, नई तीसरे टर्म में मोदी जी की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट में भजन लाल जी की सरकार है, दोनों ही अपने प्रयासरत हैं। तो मैं पहले केंद्र की बात आपको बताऊं कि उसमें पूरे देश का एजेंडा था, मोदी जी का था, फाइनेंस मिनिस्टर का था कि 1 कंट्री 1 टैक्स। ये बड़ा स्लोगन था। एक बार तो स्थिति ये थी कि जीएसटी पूरी तरह से इफेक्टिव होने के बाद इनकम टैक्स को भी अबोलिश कर देंगे, जेटली साहब के टाइम के मैं याद दिलाऊं। और इनकम टैक्स तो अबोलिश नहीं हुआ, लेकिन जीएसटी पूरी तरह से अपनी जगह पकड़ चुका है, जड़ें पकड़ चुका है, पूरा इफेक्टिव हो गया है। तो स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी 2 टैक्स लग रहे हैं अभी, कि स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी में 50% स्टैम्प भी मिलता है, 12% 6%, और साथ साथ 9% स्टैम्प ड्यूटी भी लग रही है। तो ये 15% का डायरेक्टली एक बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। साथ ही साथ हम अगर सारे टैक्सेस को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं, तो रियल एस्टेट पे अगर मैं 1 लाख रुपए की कोई चीज बेच रहा हूँ, एक फ्लैट के अंदर 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है, उसमें लगभग 35 से 40 रुपया गवर्नमेंट एक्सचेकर को जा रहा है। चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी के रूप में मानो, चाहे वो आपके इनकम टैक्स के रूप में मानो, चाहे जमीन खरीदने की ड्यूटीज मानो, चाहे हाउस टैक्स मानो, चाहे गवर्नमेंट टैक्स या अदर टैक्सेस जीएसटी मानो। तो इन चीजों को देखते हुए इन्हें कम करना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी के लिए पूरे नेशन वाइड पॉलिसी बना करके करना चाहिए। जहां जीएसटी लग रहा है, जीएसटी का बेनिफिट स्टेट्स को मिल रहा है, तो स्टैम्प ड्यूटी खत्म कर देनी चाहिए। अपने दर्शकों को बता दूं कि आत्माराम गुप्ता जी बिल्डर हैं, तो इतना ज्यादा टैक्सेशन के बारे में जानकारी क्यों दे रहे हैं, थोड़ा सा सवाल ये हो सकता है। लेकिन ये मूल रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इसकी वजह से इनको गहन जानकारी है जो आमतौर पर रियल एस्टेट के लोगों को नहीं होती है। दूसरी चीज मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा आम जनता को कि स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये टैक्स वाला स्टैम्प ड्यूटी का मुद्दा है कि स्टैम्प ड्यूटी अभी आज के डेट में 8.8% स्टैम्प ड्यूटी लग रही है इन एडिशन टू जीएसटी। तो स्टेट गवर्नमेंट, जैसा माननीय जैन साहब ने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी पे विचार करना चाहिए, तो स्टैम्प ड्यूटी मैक्सिमम रेट 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को डीएलसी की रेटें बढ़ाए जा रहे हैं, तो डीएलसी और रिजर्व प्राइस जो यूडीएच डिपार्टमेंट की होती है, हर लोकल अथॉरिटीज की होती है, तो रिजर्व प्राइस कम करनी चाहिए, डीएलसी रेट्स को बैलेंस करना चाहिए, कई जगह ज्यादा है, कोई जगह कम है। यदि ये इसको अगर व्यवस्थित किया जाए तो ऐसा नहीं है कि राजस्व में कमी होगी। अगर उसके बाद में सेल ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा निकलती है, तो राजस्व और बढ़ सकता है। सरकार को ये बात समझने की जरूरत है। मेहरवाल साहब, आप क्या सुझाव देंगे बजट में? मेरा सुझाव ये है कि राजस्थान का जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबका इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे एक अच्छे एक्सपर्ट्स टीम से करवाया जाना चाहिए, ताकि जो भी निवेशक आए उनको राज्य में ये मालूम होना चाहिए कि फला डिस्ट्रिक्ट में ये मिनरल है, ये वहाँ की संभावनाएं हैं, ये कनेक्टिविटी है, ये सबके ऊपर फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ नरेगा में जो श्रमिक लगे हुए उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए कि उनको टेलरिंग का काम है, बढ़ई का काम है, प्लम्बर का काम है, ये हमको सिखाया जाना चाहिए, जिससे कि उनको अच्छा और बेहतर रोजगार मिल सके, मुहैया हो सके। ये आवश्यकता है अब नए राजस्थान की, नए दिशा देने की ये आवश्यकता है। तो नए राजस्थान के लिए रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। भंडारी जी यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हैं आरसीसीआई के। सर, क्या सुझाव देंगे इस बजट के लिए? मैं केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आता हूं, और चूंकि अपने प्रदेश में बाड़मेर जो रिफाइनरी आ रही है उसको देखते हुए हमें गुजरात से सीख लेना चाहिए, जहां पे कि गुजरात गवर्नमेंट ने केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए अलग अलग जोन बना दिए हैं। वहां पे जो प्रदेश की सरकार है वो
अच्छी सब्सिडी देती है, क्योंकि केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा स्कोप है और राजस्थान में ये इंडस्ट्री इस समय इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। पर बाड़मेर रिफाइनरी के कारण मेरा एक ही सुझाव है सरकार को कि वो इस चीज़ को, इस मुद्दे को बहुत सीरियसली देखें और पूरा एक केमिकल जोन बनाए वहाँ पे, और जिससे कि केमिकल इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप हो सके, उनको सारी सहूलियत वहाँ पे दी जाए। और मेरे ख्याल से गुजरात एक हमारे बिल्कुल प्रदेश एक बिल्कुल पड़ोस में है, जहाँ कम से कम 4 रिफाइनरी चल रही हैं। उन्होंने अलग अलग जिलों में केमिकल जोन्स बना रखे हैं। उसी मॉडल को देखते हुए हमारे प्रदेश में इस केमिकल इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए एक बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए। मैं भंडारी जी आपको एक जानकारी दे दूं कि जैसे ही यहाँ पर उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की थी। उसके बाद में वो वाइब्रेंट गुजरात के विजिट करने भी अपने पूरे दल बल के साथ गए थे उस मॉडल को जानने समझने के लिए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में केंद्र और राज्य सरकार की वजह से जो व्यवधान आ रहे थे वो शायद दूर होंगे अब, क्योंकि आप गुजरात से भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार की ये जो दूरी है वो भी अब कम होगी। हमारे साथ में एनके जैन साहब हैं, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष हैं। ये एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन यानी जो रोजगार ज़्यादा देने वाले उद्योग हैं उनको ये लीड करते हैं, इसलिए ये बड़ा अच्छा भी काम करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी, रोजगार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप क्या सुझाव देंगे जैन साहब? देखिए, बहुत समय से हमारी कुछ डिमांड पेंडिंग चल रही थी। हो सकता है पिछली सरकार ने उस पर इतने त्वरित समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया, पर इस सरकार ने बार बार मीटिंग्स बुलाई हैं हम लोगों को। 1 नेशन 1 टैरिफ ऐसी चीजें जो मीडिया को भी रट गई हैं। यस, 1 नेशन 1 पावर टैरिफ तो जरूरी है, लेकिन आज ही मैंने पेपर में देखा है कि बिजली की दरें कम हो सकती हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो उद्योगों को चाहिए क्या? कुछ सहूलियतें, बिजली की दर कम हो, इंडस्ट्री की जो लैंड है उसकी दर कम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कोई सेस लगा दिया गया है, कहीं टैक्स लगा दिया है, उनको दूर करें। ये हर्डल्स होते हैं इंडस्ट्री के डेवलपमेंट। जैसे आपको मालूम ही है, फायर सेस के ऊपर हमने काफी रिप्रेजेंट किया है और उम्मीद करते हैं जैसी हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी से बातचीत हुई है कि फायर सेस या तो एबॉलिश हो जाएगा या बहुत ही रिजनेबल रेट पर आ जाएगा। आना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के हर्डल्स अगर इंडस्ट्री को रहेंगे तो आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। और चूंकि नवंबर दिसंबर में ये इन्वेस्टमेंट सबमिट करने जा रहे हैं, तो 100% हमारी उम्मीद है कि इस बार के बजट में इस तरह की बहुत सी चीज़ों को हटाया जाएगा। उनको जैसे ODOP की अभी बात हुई, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सर्वे हो चुका है, पर मेरा ये कहना है कि एक डिस्ट्रिक्ट को एक ही प्रोडक्ट में क्यों बांधा जाए। राजस्थान में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3-4 प्रोडक्ट बहुत फेमस है, बहुत उत्पाद होता है उनका, तो उनको फ्लरिश करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आपका सुझाव है और इसमें बात भी हो रही है, क्योंकि यहाँ जयपुर में जेम्स ज्वेलरी को ODOP में शामिल किया, लेकिन अब उसमें यहाँ पर जो गारमेंट और टेक्सटाइल का भी काफी बड़ा उद्योग है, बगरू है, सांगनेर है, तो यहाँ इनकी तरफ से भी डिमांड की जा रही है। और यहाँ मैं अभी सभी सदस्यों को एक बात और बताऊं जैन साहब, कि यहाँ जो MP सरकार के प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने जो बात की 4.5 रुपये यूनिट हम बिजली देंगे, 1 रुपये पर बिजली और जमीन देंगे, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ मीडिया ने वो खबर लगाई थी कि मध्य प्रदेश सरकार जब इससे आगे आकर इस तरह सहूलियतें देती है यहाँ आकर, तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो इससे इमीडिएट शायद बजट में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। अरुण जी से बात करेंगे। अरुण जी तो बहुत सारे संगठनों को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ हमारे साथ, क्या कहेंगे अरुण जी इस बजट के लिए? बिल्कुल, इस बजट से राजस्थान का व्यापार उद्योग जगत बहुत आशावादी है। कारण एक तो डबल इंजन सरकार हो गई है, सेंट्रल में भी उसी पार्टी की सरकार है और स्टेट में भी इस बार उसी पार्टी की सरकार है। इसके कारण हमको काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसे कल ही भागचंद जी सैनी बांदीकुई के MLA साहब ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, जो हमारी मांग है लगातार कि वेयर हाउस को जो UDS डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार उद्योग का दर्जा दे रखी है, आज तक रिक्को भी सरकार का एक पार्ट है, भले ही वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, लेकिन उसने आज तक रिक्को ने वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। माननीय विधायक महोदय ने कल विधानसभा में उठाया और सारे क्वेश्चन उठाए, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कल बोला
कि उद्योगों को, अभी पूर्व वक्ता हमारे बोले थे, उद्योगों को सस्ती भूमि उपलब्ध कराना, क्योंकि ये मेक इन इंडिया, मेक इन राजस्थान का सपना जब भी साकार होगा कि यहाँ भूमि दर इतनी ज्यादा है, बिजली की दर इतनी ज्यादा है। दोनों बात उन्होंने, उद्योग मंत्री ने कल विधानसभा में बोली कि हम ये चेष्टा कर रहे हैं। और अभी नरेंद्र जी बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, निश्चित रूप, लेकिन इसमें अब रिस्क जैसी पॉलिसी 2014 में आई पहली बार, फिर 2019 में आई, फिर 2022 में आई और आज 2024 चल रहा है। उसमें भी ऐसे प्रावधानों का रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, जो कवरेज उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे स्क्रैप पॉलिसी है, स्क्रैप का कारखाना लग चुका है राजस्थान में, स्क्रैप पॉलिसी को भी उसमें लाके SGST में उसमें छूट देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट में सब्सिडी देनी पड़ेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो MLP है, उसमें मात्र 10 करोड़ रुपए तक का सिर्फ प्रावधान है लोन का, और वो 10 करोड़ भी खाली कागजों में है, दिया जाता है लाखों में ही, और करोड़ों में 2-4% को दिया जाए। इसकी लिमिट को भी अब रीअसेस करना पड़ेगा। और जिससे, और तीसरी बात, ये सारे जो है स्टेट पोर्टल पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, कोई भी बेनिफिट हो, चाहे इंटरेस्ट सब्सिडी हो, रिप्स में हो, चाहे MLP में हो, जितनी भी पॉलिसियां है, इनको सबको फिर वो DIC जाके उसमें डिसीजन लेता है। और इसके अलावा कई पॉलिसियां राजस्थान की, जैसे बुनकर संघ है, खादी ग्रामोद्योग है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इत्यादि डिफरेंट तरह की जो संस्था है, राजस्थान सरकार के पॉलिसियां है, स्कीम्स है, जिसका बेनिफिट आम उद्यमी नहीं ले पाता है। इनको एक छत के नीचे कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री में यदि ला दिया जाए। जी, और आपके बहुत सारे इशू है, मैं जानता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत छोटा है, आप जिस तरह से मुद्दे उठाते हैं और आगे और आपसे बात करेंगे, लेकिन आपके सारे जो बहुत ही अहम मुद्दे आपने उठाए हैं, उनमें यह है कि वेयर हाउस को उद्योगों का दर्जा दिया जाए। कई राज्यों में ये दिया हुआ है और संभवतः कुछ ना कुछ इस बजट पर हो सकता है इस बार। मैं आपका नाम नहीं जाता, आप आपका नाम और आपका जिस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं वो बताइए, और साथ ही बजट पर सुझाव दीजिए। शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ सेल टैक्स से, और वाइस प्रेसिडेंट हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। मैं ये कहना चाहता हूँ सब इस आपके माध्यम से कि राजस्थान सरकार पे आज 6 लाख करोड़ रुपए के ऊपर कर्जा है। उसकी वजह से मतलब सारा पैसा तनख्वाहों में और पेंशन पे चला जाता है, और विकास के लिए पैसा बचता नहीं है, और सेंट्रल की तरफ उनको मुंह देखना पड़ता है कि वहाँ से पैसा आवे तब हम विकास करें। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए किसी प्रकार से इसको कर्जे को कम करे, ताकि मतलब विकास के लिए पैसा गवर्नमेंट को मिल सके। एक चीज। दूसरी बात, आज जयपुर को तो जब देखते हैं तो सारे तरफ कमर्शलाइज हो चुकी कॉलोनियाँ क्या, और यूडी टैक्स और जो टैक्स आना चाहिए वो आता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मशीन नहीं है, ग्रीन फाइल कोई लगाता नहीं है, और ये एक साधन हो सकता है इनकम का, जिससे कि मतलब गवर्नमेंट को पैसा मिल सके। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपने सैलरी और पेंशन पर सवाल उठाया है और आप रिटायर्ड हो चुके हैं, शुक्र कीजिए। अगर आप सर्विस में होते तो शायद आपके कर्मचारी संगठन आपके खिलाफ आंदोलन कर देते। आप हमारे साथ हार्डवेयर इंडस्ट्री से हैं, प्रभात गुप्ता जी हैं, आप इनसे बात करें। हार्डवेयर क्योंकि एक ट्रेड का बहुत बड़ा सेक्टर है ये, और बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, इसके विकास के लिए क्या सुझाव देंगे प्रभात? देखिए, जयपुर की बात करें तो अब शहर में जो हार्डवेयर का व्यापार हो रहा है वो तो बंद होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े ट्रक्स और लोडिंग के लिए बंद कर, और जो शहर के बाहर जगह दी हुई है वो अभी तक डेवलप भी नहीं हुई, और किसी को मिली है थोड़े बहुत को नहीं मिली है। दूसरा, मैं इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्री भी चलाता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबर की है, और जो नरेगा में लेबर लग रही है उसको अगर इंडस्ट्रीज से जोड़ दिया जाए तो सरकार को 2 फायदे, एक तो टेक्निकल तैयार होंगे, दूसरे जो सरकार पर गड्ढे खोदने के लिए जो पैसा देना पड़ रहा है वो बंद हो जाएगा, वो और विकास में लगेगा। दूसरा मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को हाईवे पे जितने भी ईवी चार्जिंग के चार्जेस लगाने चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को भी फायदा होता है, ईवी की गाड़ियां चलती हैं, और विदेशी मुद्रा का भी फर्क पड़ता है केंद्र सरकार पर, क्योंकि पेट्रोल डीजल आयात करना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दे सरकार, और दुकानदारों को भी अच्छी जगह रोड्स और गोदाम के लिए ट्रैफिक 24 घंटे खुला रहे, तो व्यापार पर और भी ज़्यादा तरक्की होगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभात जी ने कही है, ये है कि नरेगा को यदि उद्योगों को से जोड़ दिया जाए तो ये जो जितना पैसा सरकार खर्च करती है मजदूरों पर,
उससे वो उनको स्किल उनका डेवलपमेंट होगा, वो व्यापार से उनको एक सस्टेनेबिलिटी से वो कनेक्ट होंगे एक तरह से और कुछ हुनर सीख पाएंगे। तो ये सही सरकारी पैसे का उपयोग हो सकता है। तो आरसीसीआई ने हाल ही में जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया है और उसको रिप्रेजेंट करती हैं सोनिका मेहरवाल, इनसे बात करेंगे। और इस पूरे यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल है उनमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने वाली ये अकेली हैं। तो आज ये सोनिका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आरसीसीआई की जो विमेन विंग है उसकी भी, और आज के इस पैनल डिस्कशन की आपके ऊपर क्या कहेंगे। राजस्थान में जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको और प्रोत्साहन मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को बजट में? बिल्कुल, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि मैं यहाँ यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो फोरम है राजस्थान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का, उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं खुद एजुकेशनल इंडस्ट्री से हूँ। साथ ही एक ये दुख की भी बात है कि ये सोलो रिप्रेजेंटेशन है और ये रिप्रेजेंटेशन हम डेफिनेटली चाहेंगे कि विद टाइम बहुत बढ़े। पूर्ण बजट को लेकर सारे ही विमेन एंटरप्रेन्योर, सारे उद्यमी बहुत ही उत्साहित हैं और हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसी बहुत सी योजनाएं आएंगी जो कि फीमेल एंटरप्रेन्योर स्पेशली एमएसएमईज को काफ़ी हद तक एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या स्पेशल एलोकेशन ऑफ फंड्स होंगे जो कि ऐसी फीमेल्स हैं जो कि एमएसएमई स्टार्टअप करना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ फंड्स एंड इंसेंटिव्स वो नहीं इस इंडस्ट्री में आ पाते हैं। दूसरा, जो ऐसे फीमेल्स हैं जो कि ऑलरेडी एमएसएमई इंडस्ट्रीज में हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से वो डेवलपमेंट में कम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं और इस बड़े सारा जो एक सैलाब है ऑफ इंडस्ट्रीज उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कम्पीट नहीं कर पाते। सो सभी उन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से हमारा यही एक जिसे कह सकते हैं एक उम्मीद है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आएंगे जो स्पेसिफिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज जो ऐसे स्टार्टअप्स उनको हेल्प करेंगे। तो ये वुमेन स्टार्टअप्स को हेल्प करने, उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सोनिका ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। अब मैं एक सवाल है लेकिन जवाब में सबसे अलग अलग जानना चाहूंगा और जब तक मेरे जो प्रोड्यूसर है मुझे ये कमांड ना दे कि ये समय अब आपका करीब है कार्यक्रम का, तब तक एक सवाल यही है कि यहाँ पर वसुंधरा सरकार ने रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन किया, 3 लाख करोड़ के एमओयू हुए। गहलोत सरकार ने इन्वेस्ट समिट किया, उसमें 10 लाख करोड़ के एमओयू हुए लेकिन एमओयू धरातल पर नहीं आते, निवेश धरातल पर नहीं आता है। आखिर क्या है इसके पीछे कारण? हम डॉक्टर केएल जैन से इसकी शुरुआत करेंगे लेकिन सभी से सवाल ये कॉमन है, आप इस पर जवाब आपके संक्षेप में ताकि सभी से ये सुझाव लिए जा सके। आप जैन साहब सबसे पहले आप। एक्चुअली जितने एमओयूज हुए वो धरातल पे इसलिए नहीं आए कि हमने उनको फॉलोअप नहीं किया। न वो इन्वेस्टर्स आते रहे, धक्के खा के वापस चले गए, न उनको ज़मीन का अलाटमेंट हुआ, न उनको बिजली के मामले में हुआ, न क्लियरेंस जो उनको अश्योरेंस दिए गए थे, जो पैकेज उनको दिए गए थे, जो वादे करे गए थे, उन वादों को नहीं निभाया और यही कारण रहा कि इसमें नहीं आया। अब जहाँ तक अब इस नई सरकार का नए बजट का प्रश्न मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी रोड़ा आता है भूमि रूपांतरण पॉलिसी का। एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कराने में महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। मेरा डेफिनेटली निश्चित मानता है कि इस बजट में भूमि रूपांतरण की पॉलिसी जरूर आएगी। इसी तरह से जैसे रिसाइकलिंग का है, इसकी पॉलिसी आनी चाहिए जिससे जितना जो वेस्ट है वो वेस्ट को रिसाइकल करके उसके बारे में प्रोडक्ट बन जाए। ये भी एक बड़ी समस्या है। दूसरा समस्या ये है कि धरातल पे नहीं आने का कारण है ब्यूरोक्रेटिक संवाद का जो होना चाहिए वो ब्यूरोक्रेटिक संवाद की निरंतरता नहीं रही। संवाद आज भी कमी है उद्योग के साथ में। गुजरात में जब प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर थे, हर महीने गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ डायलॉग करते थे। आज ये है राजस्थान सरकार केवल एक दफ़ा उद्योग से संवाद करती है, साल में एक दफ़ा, और इसी का कारण है कि ये जो माहौल है, और अभी आपने खुद ने मध्य प्रदेश वाली बात कही, पड़ोसी देशों के अंदर जो रियायतें हैं वो रियायतें अगर पास वाले स्टेट हमारे राजस्थान में अगर नहीं होगी तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। मुझे अच्छा तरह ख्याल है पूर्व जमाने की घटना का। चरत राम जी बॉम्बे से आ रहे थे, सुखाड़ा जी उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने कहा चरित राम जी राजस्थान में इंडस्ट्री लगा, उन्होंने कहा मैं मध्य प्रदेश में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? कि वहाँ 5 पैसे में बिजली मिलेगी। सुखाड़ा जी ने तुरंत कहा मैं 4 पैसे में बिजली दूंगा, आप यहाँ लगाओ। वो इन्वेस्टमेंट यहाँ आया और कोटा एक जमाने में कानपुर बन गया। आप राजस्थान को औद्योगिक राजधानी कोटा कहते हैं, लेकिन आपकी बात से मैं केवल ये बात निकाल पाया हूं कि एक तो कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग, दो चीज सरकार की नहीं है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होता है। दो प्रतिनिधि और हैं हमारे साथ में, ये नए हैं। आपसे शुरुआत करते हैं सर। मेरा सवाल आपने सुना होगा, क्या सजेशन देंगे ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बन पाए राजस्थान? बेसिकली जो लास्ट समिट का मैं खुद जुड़ा हुआ था, मैं पहले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में था, वहाँ से रिटायर होकर मैंने ज्वाइन किया है। मैं लास्ट समिट में जब जुड़ा हुआ था तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी कि ऑफिसर्स को टारगेट दे दिए गए थे कि इतने लोगों को जाकर आपको अप्रोच करना है, और रियलिस्टिक जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था उसकी जगह एक तरह का आर्टिफिशियल टाइप का इन्वेस्टमेंट के फिगर्स आ गए। तो मैं भी जानता हूं कुछ लोगों को जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट था, फैक्ट्रियां बना चुके थे, प्रोडक्शन शुरू हो गया, उन्होंने एमओयू किया नया वो प्लांट लगाने के लिए। तो इस तरह का यदि ऐसे भ्रम पैदा करना है तो इसकी जरूरत ही क्या है? हाँ, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग यूनिट थी उनको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिया। दूसरा बड़ा रीजन ये रहा कि जैसे सर ने बताया अभी, जैन साहब ने, कि राजस्थान में आइडेंटिफाइड लैंड थी नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए आइडेंटिफाइड लैंड थी नहीं, और एमओयू कर लिए। जब वो वापस जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे वो आए तो उन्होंने देखा हमें जो रिक्वायर्ड लैंड थी वो मिल ही नहीं रही है, तो उन्होंने फिर दूसरे स्टेट पर जाकर अपना काम चालू कर दिया। आनंद जी क्या कहेंगे, क्यों नहीं होता राजस्थान में निवेश? सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, और टाइम बाउंड फ्रेमिंग के अंदर 1 महीने के अंदर टोटली क्लियरेंस सभी चीजों का, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो लैंड का कन्वर्जन हो, सभी चीजों का क्लियरेंस टाइम फ्रेमिंग में होना चाहिए। ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आत्माराम जी क्या कहेंगे, क्यों नहीं होता राजस्थान में? एमओयू के बाद धरातल पर नहीं आते। मुख्य रूप से आज हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। होता यह है कि आज कोई भी बड़ी इंडस्ट्री वाला बॉम्बे से आया या महाराष्ट्र से आया, दिल्ली से आया, और उसने 100 एकड़ जमीन उसको चाहिए, 50 एकड़ जमीन चाहिए, 25 एकड़ जमीन चाहिए। अब वो अल्टीमेटली मुख्यमंत्री लेवल पे क्लियरेंस हो जाती है, कलेक्टर लेवल पे क्लियरेंस हो जाती है, लेकिन जाकर के अटकता है पटवारी के पास मुंह का तस्दीक करने के लिए। साहब ये जमीन तो मंदिर माफी की आ गई, इसमें कुछ SC/ST की जमीन है, कुछ ये जमीन है, वो जमीन है। घूम फिर करके वो परेशान होकर के और महीने 2 महीने निकल जाता है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी हो, आज ऑटोमाइजेशन हो, तो सारी लैंड बैंक कहाँ है, तो आते ही उसको ऑफर किया जाए भाई ये यहाँ चिन्हित जमीनें हैं, इन जमीनों पे आप अपने कारखाने लगा सकते हो। और ये गवर्नमेंट ने कई बार प्रयास किया है कि 30 दिन के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर क्लियरेंस हो सब डिपार्टमेंटों के, पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है गवर्नमेंट में। जैसा बताया भाई साहब ने कि आपस में अलग अलग डिपार्टमेंटों का कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी आती है। एक बहुत एग्रेसिव ऑफिसर है, दूसरे ऑफिसर वो अपना काम ही करना नहीं चाहते। थोड़ा समय की कमी है, मेरे पास कमांड मुझे मिला है प्रोड्यूसर की तरफ से कि 1 मिनट है मेरे पास, तो 10-10 सेकंड में आप एक थोड़ा शब्द में, बस एक शब्द में मेरा ये कहने का मतलब है कि जो समिट हम करते हैं, इसकी बजाय अगर हर स्टेट में जाके, हर अच्छी सिटी में जाके जहाँ की पोटेंशियल है, उन वहाँ के लोगों को, वहाँ के इंडस्ट्रियल्स को जाके हम मार्केट करें। मार्केट राजस्थान, वी शुड मार्केट राजस्थान रादर देन जस्ट हैविंग अ समिट हियर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे मध्य प्रदेश ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, वो हर जगह जा रहे हैं हिंदुस्तान के, हर अपनी पॉलिसीज बता रहे हैं। हम राजस्थान हम सिर्फ ये करते हैं कि समिट के लिए वो इवेंट बन के रह जाता है। क्या कहेंगे जैन साहब? लैक ऑफ कस्टमाइज पैकेज। जब तक आप कस्टमाइज पैकेज इंडस्ट्री को नहीं देंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आएंगे। हम जमीन फ्री मांगते हैं, ये देते नहीं है, कहाँ से आएंगे सब? लैक ऑफ कस्टमाइज पैकेज, एक शब्द में इन्होंने, एक सेंटेंस में सब कुछ कह दिया। महंगा जमीन और महंगी बिजली, और ब्यूरोक्रेट्स का अब जो वर्तमान समय है, आदेशात्मक रुख हटा के सहयोगात्मक तरीका बदलना होगा, साथ ही जमीन और बिजली सस्ती करनी होगी। क्या कहेंगे सर? एक बात है जो मैं कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल पार्कों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एक चीज जो होना चाहिए। दूसरी, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द ब्यूरोक्रेट। ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता इसको। आप
देखिए कोई भी इंडस्ट्री जब यहाँ लगाने आए आदमी तो सरकार को एक आदमी उसके संग देना चाहिए। वो सारी तैयारी जो वन विंडो वन वाली बात है ऑफिस में जाके उसका काम वंदे अब सोनिका एक सेंटेंस में। आई थिंक एक सेंटेंस में सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर ऐसे सिस्टम्स हों जो अकाउंटेबिलिटी को देखे कि वो पहुंच रहे हैं वहां तक या नहीं। एंड दूसरा आई थिंक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस कि कई एमओयूज के टर्म्स एंड कंडीशंस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि कहीं ना कहीं वो लीगल सिस्टम में ही रह जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज एवरीबडी पॉइंटेड कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें थोड़ा सा डिले होने की वजह से ये सारे सिस्टम्स आई थिंक अकाउंटेबल होके एंड ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम सुझाव इस परिचर्चा में आए हैं। देखना है कि बजट में भजनलाल सरकार और वित्त मंत्री दिया कुमारी इन सुझावों को कितना शामिल कर पाते हैं। फिलहाल इस परिचर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।